मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी के एक शानदार क्लास में आपका स्वागत है साथियों। तो आइए देखते हैं मित्रों आज किस चीज का पेपर है। आज है यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर परीक्षा जो 2015 में जो हुआ था, उसमें हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, उसी को हम इंक्लूड करके आए हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। आच्छादित का संधि विच्छेद कौन सा सही है। ऑप्शन ए है आत प्लस छादित, ऑप्शन बी है आक प्लस छादित, ऑप्शन सी है आ प्लस छादित और ऑप्शन डी है आज प्लस छादित। तो आच्छादित का संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा क्या होगा आ प्लस छादित। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी मित्रों। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। शक्ति को अगर आप शक्ति बोल दें तो इसमें किस प्रकार के उच्चारण का दोष आ जाएगा। ऑप्शन ए है स्वरालोप, ऑप्शन बी है स्वर भक्ति, ऑप्शन सी है स्वरागम, ऑप्शन डी है स्वरभंग। तो अगर शक्ति को आप शक्ति बोल देंगे तो वहां पर स्वर भक्ति होगी। कैसा होगा मित्रों, यहां पर स्वर भक्ति उच्चारण का दोष होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है। तो प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है साथियों, अल्प प्राण होता है। तो पहला तीसरा अगर निकल गया तो कौन सा बचा, दूसरा और चौथा। कौन सा बचा, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जो है ये क्या होता है, महाप्राण होता है मित्रों, महाप्राण। ठीक, तो इसमें दूसरा और चौथे पे कौन सा आता है, तो क ख ग और घ। तो घ जो है ये चौथे पे आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, और वा जो है ये यर ल व, आपको बताया ना यर लव, ये कैसे व्यंजन होते हैं साथियों, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यरलोक जो है या रा ला और वा कैसे व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है, पितृ प्लस अनुमति का सही संधिपद है। पितृ प्लस अनुमति का सही संधिपद है। संधिपद का मतलब दोनों मिलकर एक होंगे तो क्या बनेगा। ऑप्शन ए है पित्रानुमति, ऑप्शन बी है पितृनुमति, ऑप्शन सी है पितृनुमति, ऑप्शन डी है पित्रानुमति। तो इसमें पितृ और अनुमति, इसमें से री और आ मिलकर क्या बनाएगा, ये रा बनाएगा साथियों। री और आ मिलकर क्या बनाएगा, रा बनाएगा। तो ये किसमें होता है, जैसे जब जिसमें ई और ई, उ, ये छोटा उ है, बड़ा उ के बाद अगर कोई जब आता है तो ई और ई का या बन जाता है और छोटा उ और बड़ा उ का क्या बन जाता है, वा बन जाता है। और री का इसमें एक और जोड़ लीजिए, री आते हैं। तो इसके बाद अगर कोई व्यंजन आता है तो जो है कोई स्वर आता है तो इससे जुड़कर क्या बनता है, ई का या बन जाता है, उ का वा बन जाता है और री का क्या बन जाता है, री का रा बन जाता है। तो ये किस संधि में हो रहा है, सब ये किस संधि को परिभाषित किया जा रहा है साथियों, ये यण संधि को परिभाषित किया जा रहा है। तो इसमें पितृ और अनुमति बनकर ये री और आ मिलकर जो अर बन रहा है, रा बन रहा है, तो ये किस में होगा, ये पितृनुमति होगा। क्या बनेगा, पितृनुमति बनेगा। और इसमें संधि कैसी होगी, यण संधि होगी मित्रों, यण संधि। ठीक, पितृनुमति में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अगला प्रश्न साथियों, दूध का सही पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन सा है। दूध का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है स्तन्य, ऑप्शन बी है खीर, ऑप्शन सी है पेय, ऑप्शन डी है नवनीत। तो नवनीत साथियों ये माखन का पर्यायवाची होता है, माखन या मक्खन, मक्खन का पर्यायवाची क्या होता है, नवनीत होता है। और ये खीर के जगह अगर क्षीर होता साथियों
तो ये हो जाता दूध का पर्यायवाची। लेकिन इसमें सही क्या है? स्तन्य। दूध का सही पर्यायवाची क्या होगा? स्तन्य होगा। ठीक, इसका पर्यायवाची स्तन्य, क्षीर और अमृत। क्या कहते हैं? अमृत। और दुग्ध भी इसे कहते हैं, दुग्ध। तो ये दूध का पर्यायवाची हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं? पेय कहते हैं। अगर ये पेय की जगह पेय होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहां दूध का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्तन्य हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, प्रेक्षा का सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होगा? प्रेक्षा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? प्रेक्षित करना मतलब देखना होता है। तो प्रेक्षा क्या हो जाएगा? ये देखना मतलब आंख से देखते हैं ना, तो आंख का हो जाएगा नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, और ये जो है दृष्टि होता है, ये दृष्टि है। प्रेक्षा का सही पर्यायवाची इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? दृष्टि हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, विरासत का सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? विरासत क्या होती है? जो अपने पूर्वजों से पाए होते हैं उसी को कहते हैं विरासत। जो मतलब पहले से होती है, बहुत पुरानी चीजें, और हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसको, तो वही होती है विरासत में मिलना या विरासत में पाना, पुरानी चीजें। तो इसमें विरासत का सही पर्यायवाची कौन सा है साथियों? ऑप्शन ए है दे, ऑप्शन बी है प्रदे, ऑप्शन सी है दाय, ऑप्शन डी है धाय। तो धाय तो नौकरानी को कहते हैं ना, तो विरासत का क्या सही पर्यायवाची होगा मित्रों? दाय होगा। क्या होगा? दाय होगा। अगला प्रश्न है साथियों, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? आचार्य शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? ऑप्शन ए है मित्रों रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है सुमित्रानंदन पंत। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार साथियों सुमित्रानंदन पंत जो है ये छायावाद के प्रथम कवि, छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है साथियों? ऑप्शन ए है वीर, ऑप्शन बी है विभत्स, ऑप्शन सी है अद्भुत, ऑप्शन डी है हास्य। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है, हास होता है। ठीक, और अद्भुत रस का अस्थाई भाव साथियों विस्मय होता है। विस्मय या अचरज में जब आप पढ़ जाते हैं तो वो होता है अद्भुत रस। कोई अनोखी चीज जब देखते हैं तो वही होता है अद्भुत रस। ठीक, और विभत्स क्या होता है? जब किसी चीज को देखकर आपका शरीर नीला पड़ जाए, आपको एकदम छिन्न भिन्न हो जाए, तो वो विभत्स रस होता है। तो भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है साथियों? ये अद्भुत रस से है। किस रस से है? अद्भुत रस से है। और वीर रस का अस्थाई भाव साथियों क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? जब आप उत्साहित होते हैं तो वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, जहां बिना कारण के कार्य का हो ना पाया जाए वहां कौन सा या वह कौन सा अलंकार होता है? जहां पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है। तो बिना कारण के कार्य होने पाए जाने का मतलब कि बिना कान के सुन रहा है और बिना हाथ के काम कर रहा है, तो हो गया बिना कारण के कार्य करना। तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? जब बिना कारण के कोई कार्य होता है वहां पर साथियों विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। और विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो वहां पर क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है मित्रों। और विरोधाभास क्या होता है? जैसे जल बीच मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवे हंसी। मतलब जल के बीच में मछली प्यासी रह सकती है क्या? ऐसा हो सकता है? तो वहां पर क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए है मित्रों भरत मुनि, ऑप्शन बी है अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी है तुलसीदास, और ऑप्शन डी है भट्ट नायक। तो रस सूत्र के जनक साथियों ये भरत मुनि जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि जी माने जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कहा जा रहा है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, मतलब ज्ञान के समान ज्ञान जो है ये आंधी के रूप में आई। जैसे आंधी आता है ना, बाउंडर खूब तेजी से आ जाता है, उसका कोई वो नहीं रहता मोल तोल कि हाँ कितना ज्यादा है कितना कम आएगा। तो उसी प्रकार से ज्ञान की वर्षा, ज्ञान की आंधी हुई, ज्ञान का ज्यादा सा विस्तार हुआ है कहने का मतलब। तो उसमें अलंकार कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है अन्योक्ति, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति क्या होता है? जब बढ़ा चढ़ा के कुछ कहा जाता तो अतिशयोक्ति होती है। यही तो होता है अतिशयोक्ति, जब कोई चीज बढ़ा के बोल देते हैं तो अतिशयोक्ति हो जाती है।
कि ज्यादा बोल दिया। अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें क्या है, ज्ञान को जो है कोई उपमा दी गई ना, तो इसमें क्या होगा, ये रूपक रूपक अलंकार होगा, समानता की गई है इसमें, ज्ञान से आंधी की समानता की गई है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा रूपक अलंकार साथियों। अगला प्रश्न है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ये त्रा जो है या में ही रहेगा। ठीक, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी है नगेंद्र, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद, ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद। तो साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक मित्रों ये डॉक्टर नगेंद्र हैं। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, स्वर्ग बनाया है मैंने उसे ना बिकल बनाओ, अरी अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। क्या है? स्वर्ग बनाया है मैंने उसे ना बिकल बनाओ, अरी अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। अतीत का मतलब जो गुजरे गए, जो गुजर चुका है समय, उसके नूतन गान सुनाओ, उसके नए गाने सुनाओ। तो इस पंक्ति में कामायनी, ये कामायनी जो का है, ये पंक्ति कामायनी का है, किस सर्ग का है साथियों? ऑप्शन ए है कर्म सर्ग, ऑप्शन बी है श्रद्धा सर्ग, ऑप्शन सी है आनंद सर्ग और ऑप्शन डी है वियोग सर्ग। तो ये कामायनी के कर्म सर्ग का है। किसका है? कर्म सर्ग का है। और कामायनी के लेखक कौन है साथियों, या रचयिता कौन है? यह है जयशंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद, इन्होंने ही तो कामायनी लिखा है मित्रों। ठीक, अगला प्रश्न है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? ऑप्शन ए है नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद। तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है साथियों? ये रामविलास शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न है मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य किस विधा में प्रवेश हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब हिंदी साहित्य में प्रवेश हुआ है तो वो किस विधा में उनका प्रवेश हुआ है? ऑप्शन ए है मित्रों आलोचना, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है कहानी, ऑप्शन डी है उपन्यास। तो रामचंद्र जी के जो है कुछ आप अगर रचनाएं इनकी पढ़े होंगे तो ये एक क्या है? आलोचक हैं। तो इनका साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? आलोचना से इनका प्रवेश हुआ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद, ऑप्शन सी है मित्रों राम कुमार वर्मा और ऑप्शन डी है रमाशंकर शुक्ल। इनका उपनाम क्या है? इनको उपाधि क्या दी गई है? रसाल की। किसे? रमाशंकर शुक्ल को रसाल की उपाधि दी गई है। तो रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था साथियों? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? क्या है? प्रेम चिंगारी किस मुसलमान की रचना है? मुसलमान लेखक की रचना है। ऑप्शन ए है शेख नबी, ऑप्शन बी है जायसी, ऑप्शन सी है साथियों नूर मोहम्मद और डी है नजफ अली। तो प्रेम चिंगारी ये जो है साथियों ये नजफ अली साहब की है। किसकी है? नजफ अली साहब की ये रचना है। ठीक, अगला प्रश्न है सखिन्न सहित हरश्री अतिरानी सुखात धनु पर जनु पानी। क्या है? सखिन्न सहित हरश्री अतिरानी सुखात धनु पर जानू पानी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है साथियों? तो इस पंक्तियों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो नु और नु ये दोनों जान के आप थोड़ा सा ये जान लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए है संभावना, ऑप्शन बी है विभावना, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी है श्लेष। तो श्लेष की परिभाषा या पहचान क्या होती है? जब एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं, एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं लेकिन प्रसंग उसका भिन्न भिन्न होता है। कई लोगों के कई प्रसंग में प्रयोग किया जाता है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो पानी का जो अर्थ है तो मोती के लिए तो पानी होगा और जो मनुष्य के लिए है उसका पानी इज्जत होगा। ठीक, तो उसका अलग अलग अर्थ है ना, तो ये होगा श्लेष।
और इसमें क्या है, जब मनु मानो जनु जानो आ गया जिसमें, ये सीधे हो जाएगा क्या, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक। और संभावना क्या, जब किसी चीज में किसी चीज उपमेय उपमान की संभावना की जाती है कि ये हो सकता है, तो वहां पर संभावना अलंकार होता है। और विभावना का तो अभी आप आगे ही पढ़े हैं कि बिना कारण के कार्य होता है। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, सौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई। क्या है, सौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई। इन पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ है। किस अलंकार का प्रयोग हुआ है साथियों? ऑप्शन ए है विभावना, ऑप्शन बी है वक्रोक्ति, ऑप्शन सी है अर्थांतरन्यास, ऑप्शन डी है उपमा। तो सौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों? उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है राघवानंद, ऑप्शन सी है मित्रों स्वामी रामानंद, और ऑप्शन डी है नाभादास। तो हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है साथियों? ये हैं स्वामी रामानंद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर का मतलब जब दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, जो दो मूल स्वर से मिलकर जो बनता है वही संयुक्त स्वर होता है। तो इसमें संयुक्त स्वर कौन हो जाएगा साथियों? ये एनक, एड़ी और ओखली और औरत वाला, ये जो है ए ओ और ओ, ये क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी कहां से आई हुई, इसका आधार क्या है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है अपभ्रंश, ऑप्शन सी है पूर्विया हिंदी, ऑप्शन डी है परिनिष्ठा हिंदी। तो मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी किससे होकर आई हुई? ये खड़ी बोली से होकर आई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है या किसके जाना जाता है इसके प्रवर्तक के रूप में? ये अमीर खुसरो है। कौन है मित्रों? अमीर खुसरो। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रवर्तक या जनक। अगला प्रश्न है साथियों, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी कहां से विकसित हुई है, कैसे विकसित हुई है? ऑप्शन ए है पैसाची अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी है सौरसेनी अपभ्रंश से, और ऑप्शन डी है मागधी अपभ्रंश से। तो पूर्वी हिंदी साथियों ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कहां से? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और पूर्वी हिंदी की साथियों कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, और कौन सी है? एक छत्तीसगढ़ी है। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ठीक। और सौरसेनी अपभ्रंश से ये पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। किसका हुआ है साथियों? पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, पश्चिमी हिंदी। और पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी से। और पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहदा का हुआ है। किसका हुआ है? पंजाबी और लहदा। इसका किससे हुआ है? पैसाची अपभ्रंश से। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए है मित्रों 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, ऑप्शन बी है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, ऑप्शन सी है 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास, और डी है 1300 ईस्वी के आसपास। तो भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ साथियों ये 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कब माना जाता है? 1500 ईस्वी के आसपास आर्य भाषा का विकास हुआ है या प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों, जलधि में कौन सा समास है? जलधि में कौन सा समास है? तो जलधि का जब आप समास विग्रह करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? जलधि का समास विग्रह होगा जल को धारण करने वाला, धारण करने वाला। ठीक। तो अच्छा, जलधि किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जलधि जो है ये किसका पर्यायवाची है? बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमेंट में कुछ लोग अपना स्कोर शेयर करने लगे हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि आप अपना स्कोर शेयर करते हैं। इससे आपका भी
जो है कि अपना टेस्ट कर लेते हैं, हमें हमें भी पता चलता है कि आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो जलधि में कौन सा समास होगा? तो जिसमें कारक या परसर्ग आ जाता है साथियों, वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक, तो जलधि में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें पढ़ और रहा दोनों आ गया है, तो क्या हो जाएगा? ये संयुक्त क्रिया हो जाएगा, ये संयुक्तता होगा। ऑप्शन ए में ये है संयुक्त क्रिया, यही इसमें हो जाए। पढ़ रहा था में क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगा। और पूर्वकालिक क्रिया साथियों किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जैसे नहाकर खाकर, जैसे राम नहाकर पढ़ने गया, तो जिस वाक्य में नहाकर खाकर ये शब्द आते हो तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक, तो मित्रों इस परीक्षा से इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है आपको। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई और परीक्षा का प्रश्न हम लेकर आएंगे, एक बढ़िया सा। प्रश्नों का कलेक्शन तो देख ही रहे हैं आप, अच्छा सा रहता है, तो आप अपना स्कोर जरूर दीजिएगा आज वाले लेक्चर में भी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।